फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 की मैथ्स का एक और नया चैप्टर लेकर, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप जो दिया गया है आपके चैप्टर में वो बोला गया बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो चलिए एक बार ग्राफ डिनोट करते हैं। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। इसमें हम लोग ले लेते हैं सब्जेक्ट वाइज ले लेते हैं कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से। तो किसी स्टूडेंट के ये हम मार्क्स ले लेते हैं, ये इंग्लिश के, ये मैथ्स के और ये साइंस के। ये 3 मार्क्स ले लिए हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 0 to, ये मान लिया 5 मान लिया, इसको 10, इसको 20 और ये 15 होगा, सॉरी ये 15 और अगेन ये 20। तो ये आउट ऑफ 20 मार्क्स हमारे निकल के आए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा डिनोट होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में किसी एक सिंगल सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया होगा एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 20। तो इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं और साइंस में कितने हैं, इस तरह का हमें मिल गया ये बार ग्राफ। अब ये जो बार ग्राफ है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं सिंगल बार ग्राफ। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगल बार ग्राफ। इसके अलावा हमें मिलता है डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, 5, 10 और ये 15 और ये 20 किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ये सब्जेक्ट भी सेम टू सेम रखते हैं हम लोग, इंग्लिश, मैथ और साइंस। ठीक है, फर्क कहां पर आएगा वो यहां पर आएगा। इंग्लिश में हमारा दिया गया इस तरह से, अगेन इसके अलावा हमको दिया गया सेमेस्टर 2 एग्जाम ये। तो ये हमारा हो गया डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब ये हो गया कि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, लेकिन ये मान लिया आपने इसको, ये सेमेस्टर 1 के एग्जाम है, ये सेमेस्टर 2 के एग्जाम है। डन। तो इंग्लिश के हो गया। उसी तरीके से हम लोग मैथ के बना लेंगे कि पता चला मैथ में हमारे फर्स्ट में इतने आए और सेकंड में हमारे इतने रह गए। तो ये हमारा हो गया अगेन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। और लास्ट हमारा हो गया साइंस में यहाँ पर भी खराब थे और यहाँ पर भी खराब हमारे, तो दोनों ही बार खराब हो गए। तो ये हो गया हमारे सेमेस्टर 1 के एग्जाम मार्क्स और ये हो गया हमारे सेमेस्टर 2, अगेन सेमेस्टर 1 और अगेन सेमेस्टर 2। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल बार ग्राफ। तो ये हो गया हमारा सिंगल बार ग्राफ जिसमें गैप्स मिलते हैं, गैपिंग यहाँ पर मिलती है डबल बार ग्राफ में, बट यहाँ पर होता है एक ही स्टूडेंट के 2 अलग अलग जगह पर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, 2 अलग अलग जगह पर मार्क्स की कंपैरिजन या किसी भी चीज की कंपैरिजन होती है, उसको हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन सिंगल बार ग्राफ में सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वन टाइम के लिए, डबल बार ग्राफ में किसी पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर या पास्ट टाइम के लिए मिला के हम लोग करते हैं डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब इसमें कौन कौन से टाइप है वो भी हम देख लेते हैं। तो बार ग्राफ यहीं से खत्म होता है। बार ग्राफ आई होप आप सब समझ गए होंगे। The next is पाई ग्राफ। अब पाई ग्राफ ये देख लीजिए, किसी स्टूडेंट को मान लिया किसी क्लास में 50% लोगों को जब परसेंट के वैल्यू दिया हो, किसी भी नंबर में परसेंट की अगर वैल्यू दे रहा है तो वो हमारा क्या पाई चार्ट में आराम से डिनोट हो जाएगा। 50% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं किसी क्लास के, 30% लोग स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद करते हैं और अगेन 20% हमारे क्या डिनोट करते हैं, बाय द वे हॉकी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे पाई चार्ट में, तो आप देख लीजिए पाई चार्ट हमारा पूरा होल सर्किल हो गया। अब इसका 50% हम लोग निकाल लेते हैं क्रिकेट के लिए। लाइक इसको हमने यहां से काट दिया
तो ये जो हो गया 50%, अगेन 20 और 30%, तो इसको हमने बना लिया 20% और 30%। तो कुछ इस तरह से आएगा। कैसे आएगा? अब ये जो हमारा हिस्सा हो गया 50% वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिकेट को। ये हमारा हो गया 30% वाला, ये हमारा हो गया 30%, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को। और अगेन ये 20% ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी को। तो इस तरह से हमारा बनता है पाई चार्ट। परसेंट वैल्यू दिया हो, किसी भी चीज के परसेंट निकालने हो या तोड़ना हो उसको, तो उसको हम पाई चार्ट में नोट कर सकते हैं। पाई चार्ट होल होता है, मतलब होल सर्किल, सर्किल का 50% हमारा गया क्रिकेट में, 30% गया फुटबॉल में, 20% गया स्टूडेंट्स हमारे हॉकी में। तो ये होता है पाई चार्ट में किसी भी नंबर को, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या कहलाता है? तो आई होप आप पाई चार्ट समझ गए होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। अब इसके लिए हमको नोट करना होगा एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो किसी भी एज ग्रुप के नंबर ऑफ पीपुल्स कितने हैं, इसको हम डिनोट कर लेते हैं। एज बाय द वे मान लिया हमने 10 to 20, 20 to 30 और अगेन 30 to 40। किसी स्टेट में किसी जगह पर कितने लोग रहते हैं कि 20, किसी घर में रहते हैं ऐसा मान लो, किसी एक कोई पर्टिकुलर घर है हमारा, हाउस है, वहां पर 10 to 20 के बीच में कितने लोग रहते हैं? 4। 20 to 30 के बीच में 6 और 30 to 40 के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा उसमें हम देखते हैं, बात करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे 10 to 20 का रेशियो, ये हो गया हमारा 20 to 30 और लास्ट हो गया 30 to 40। ठीक है, 4। तो ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से ये आगे मूव ऑन कर जाएगा 5 और ये आगे तक पूरा निकल गया। ये हो गया मान लिया 6 तक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 6 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देख लीजिए हमारी पहली वैल्यू 4 तक है, तो 4 पे हम लोग डिनोट करते हैं ये। तो ये कुछ 10 से लेकर और 20 तक पूरा पूरा जाएगा। पहला बना लिया। आपको ये बार ग्राफ लग रहा होगा, बट अभी बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है हिस्टोग्राम में वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर अगेन बोला 20 to 30 के बीच में 6 लोग हैं, तो 6 हमारा यहां से डिनोट होगा इस जगह से। ये हमारा हो गया 6, 20 to 30। अगेन जो 30 to 40 है वो 2 है, तो यहीं से ये आ गया 30 to 40। ठीक है, तो लिखने में इधर उधर हो गया है बट समझ जाइएगा। तो ये हो गया हमारा 4 वाला कॉलम, ये हो गया 6 वाला और ये हो गया 2 वाला। दोनों में क्या डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में? देखिए बार ग्राफ जो हम लोग बना रहे थे तो उसमें बीच में 2 के बीच में गैप था। यहाँ पर हिस्टोग्राम में हमारा कोई गैप नहीं है, जहां पर 4 वाला है उसी से अगेन 6 कर दिया, उसी से हमने 2 को डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है हिस्टोग्राम और इसी तरह से होता है बार ग्राफ। सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बता दिया, हिस्टोग्राम बता दिया और पाई चार्ट बता दिया। तो आई होप आप हिस्टोग्राम समझ गए होंगे। हिस्टोग्राम में एक वेरिएबल दिया होता है, इंटरवल दोनों में दिया होता है। वही चीज है, वही मैं बता रहा हूँ कि बार ग्राफ में बीच में देते हैं क्या, एक गैप होता है, इंटरवल होता है, इसमें कोई गैप इंटरवल नहीं होता है। वही है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। चलिए एक हो गया लाइन ग्राफ और एक हो गया लीनियर ग्राफ। अब ये किस तरह से है इनको जरा देख लेते हैं हम लोग।
तो लाइन ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से हुआ। अब यहां पर कुछ 4 वैल्यू दी गई, वैल्यू में 4, ठीक है। अब इनको अगर हम डिनोट करें इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये तो ये दिल की ईसीजी मशीन कभी आपने देखी होगी, तो ईसीजी की मशीन देख लीजिए, दिल की धड़कन हो गई, ये हमारी इस तरह से कुछ चलती है, इसको बोलते हैं हमारा लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ में डिनोट करती है। अगेन लीनियर ग्राफ कैसा होता है, तो लीनियर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, ये हो सकती है, तो किसी भी तरह की अगर लाइन हमको सिंपल दिया है जहां पर कोई भी बीच में कोई गैपिंग नहीं, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, आप सीधी देखिए वर्टिकली जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल सीधी, यहाँ पर भी सीधी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स को डिनोट करके अगर आप बना रहे हो, आड़ी तिरछी समझ सकते हैं आप, सीधी नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, लाइन ग्राफ। यहाँ पर आप बनाएंगे लाइन ग्राफ और ये होगा आपका लीनियर ग्राफ। दोनों में फर्क क्या है ये आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब लीनियर ग्राफ में कौन कौन से चार्ट होते हैं, किस तरह से बनता है, वो हम जानते हैं कि कहां पर ये वाला बनेगा, कहां पर ये बनेगा, कहां पर ये और कहां पर ये, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो आई होप उस पर हम चलते हैं, उस पर हम लोग आप थोड़ा सा बात करते हैं। तो लीनियर ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये सब आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग आप बना लेंगे आप लोग। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उस पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमारे कैसे कराएंगे कि किसी भी, ये जो डायरेक्शन हमारी गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट डिनोट्स एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकली हमारी जा रही है ये हमारी क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस, ये होगी हॉरिजॉन्टल, दैट इज वर्टिकल, ठीक है। तो एक हो गई हॉरिजॉन्टल, एक हो गई वर्टिकल। अब अगर हमको डिनोट करना है क्या, इस नंबर लेंथ हमको इस पे कोऑर्डिनेट पे हमको 3 और 4 डिनोट करने हैं, तो ये जो पहला वाला नंबर होगा हमारा, ये डिनोट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को, और ये वाला जो होगा ये डिनोट करेगा वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स पे 1 2 3, वाई जगह 3 यहाँ पर है, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है। तो अगर इसको डिनोट करना होगा तो कुछ इस तरह से डिनोट होगा, 3 और 4 को अगर हमें डिनोट करना है तो कुछ इस तरह से डिनोट करना पड़ेगा। ये यहाँ इस पॉइंट पर आके मिलेंगी और इसको बोलेंगे 3 और 4, इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में मैप में देखते समय आपको कोऑर्डिनेट का बड़ा यूज समझ में आएगा कि इस कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं। जब आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो 3 और 4 आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट वैल्यू समझ में आ गई। इस तरह से अगर कोई वैल्यू दिखी होगी इसमें, फॉर एग्जांपल अगर 2 और कामा 1 लिखी है, तो 2 कामा 1 कहाँ डिनोट होगी, तो भाई देखिए जो पहला वाला लिखा होता है ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है 1 और 2 यहाँ पर, और जो 1 होता है यानी कि वाई एक्सिस को डिनोट करेगा, जो बाद वाला होगा, तो 1 यहाँ डिनोट कर रहा है, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये यहाँ पर 2:2,1, तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कोऑर्डिनेट खत्म करते हैं। अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा बचा है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में निपटा देते हैं, नेक्स्ट के लिए हम लोग नहीं रखेंगे। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि अगर हम लोग घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, समझिएगा बात को, तो हम लोग चार्ट किस तरह से बनाएंगे, बस लीनियर वाले से डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज और कॉस्ट रुपए में, बताइए।
अगर हम लोग कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो हमारा बिल कम आएगा। ठीक है, कैसा वालों पे मत जाइएगा, वो लोग अनाप शनाप बिल बनाते हैं, उन पे नहीं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो भी हाई होगा, कम यूज करेंगे तो हम लोग को कम कॉस्ट आएगी। ठीक है, मतलब ये लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ये लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज रुपए। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग रिलेशन बनाएंगे। अब ये रिलेशन कहाँ कहाँ और किस किस तरह से बनता है उसको हम लोग अब देखते हैं। तो जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, इतना आप सब समझ गए होंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। चलिए, ये तीन तरह के जो रिलेशन है उनको हम कवर करते हैं। मेरा मार्कर नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ रख दिया मैंने। चलिए, क्वांटिटी और कॉस्ट। जैसे पहला नंबर हमारा क्वांटिटी और कॉस्ट, तो क्यू और कॉस्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे गए और आप लोग गए चीनी लेने के लिए, तो आपने 1 kg खरीदी। ठीक है, 1 kg आपने चीनी खरीदी, तो इसकी प्राइस थी मान लिया 30 रुपीज पर केजी। अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई, यानी कि आपने क्वांटिटी इंक्रीज करी और 2 करी, तो क्या ये 30 के बजाय और कम हो जाएगा? नहीं, ये भी बढ़ जाएगा उसी स्पीड से। तो अगर 30 1 kg की थी, यहाँ हो गई 60। फिर आपने क्वांटिटी बढ़ाई, इस बार आपने 3 किया, तो यहाँ और बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया 90। ठीक है, तो ये आपको यहां से आपको समझ में आया कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो पहला जो हो गया क्वांटिटी और कॉस्ट का रिलेशन, वो बन गया वेरिएबल्स के बीच में कुछ इस तरह से। क्वांटिटी बढ़ाया तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ये हमारा कहलाता है मूलधन, यानी कि एक रकम कहलाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे हो गए और यहाँ पर हो गया हमारा इंटरेस्ट। आपने अकाउंट खुलवाया होगा बैंक्स में, तो बैंक में आपको मिलता है इंटरेस्ट। अगर आपने 100 रुपए जमा किए, 1000 रुपए आपने 1000 रुपए आपने सबमिट किए, आपको इस पे मिलता है 40 रुपीज का इंटरेस्ट। है बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, मिलता है। मान लिया 40 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपने इसमें 2000 जमा किए, 2000 सबमिट कर दिए, तो यहाँ कितना मिलेगा भाई? 40 का डबल, तो 80 मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगेन अगर आपने यहाँ पर 3000 जमा किए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 120 रुपीज का। देख लीजिए, यहाँ पर भी बात कुछ इसी तरह से आ रही है कि प्रिंसिपल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट भी आपका इंक्रीज होगा, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। नेक्स्ट टाइप आप देखते हैं, अब आते हैं टाइम और डिस्टेंस पे। तो टाइम और डिस्टेंस हमने लिख लिया। तो टाइम, अगर आप 1 आवर चलते हैं, 1 आवर में आप 10 किलोमीटर आप कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में आप 10 किलोमीटर आप कवर कर लेते हैं। अगर आप 2 आवर चले, भाई किसी जगह पर आपको पहुंचना है, डिस्टेंस हमारी 10 है, तो आप कितने 1 आवर में जा पाते हैं? अगर डिस्टेंस अब भी सेम है, बताइए, तो आप 2 आवर में जाएंगे तो आपको 5 की स्पीड से चलना पड़ेगा, तो आपकी कम हो गया। तो ये इस आगे बढ़ा तो ये कम हो गया। अगेन इसको आप करेंगे 4, तो आप यहां बता देंगे कि आप यहां पर 2.5 आंसर आएगा। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी। भाई किसी भी जगह पर आपको पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, आप स्कूल जाते हैं, तो आपके स्कूल से दूरी तो सेम रहेगी, डिस्टेंस तो आपकी सेम है। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो अपनी स्पीड से पहुंचेंगे, अगर आप जल्दी जाएंगे तो आप देर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। आप जल्दी जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे। तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, टाइम आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। तो टाइम अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस अगर कम होगी तो टाइम आपका बढ़ेगा। तो
ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इससे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ।